नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल विजय यात्रा में हिस्सा लिया और इस दौरान राज्य की सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर निशाना साधा। इस मौके पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे, जिन्हें बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। तमिलनाडु और केरल में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय संस्कृति से खुद को जोड़ा। उन्होंने दोनों ही राज्यों में जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। केरल में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। तिरुवनंतपुर स्थित शनमुगम क्षेत्र में आयोजित भाजपा की केरल विजय यात्रा के दौरान भाजपा नेता ने राज्य की सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार पर निशाना साधा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश घर घर पहुंचाया। उन्होंने कन्याकुमारी में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पोन राधाकृष्णन के प्रचार के साथ ही विधानसभा की सीटों पर जीत के लिए भी अभियान शुरू किया। उन्होंने सुचिंद्रम टाउन से डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंकल्प की शुरुआत की। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में AIADMK, भाजपा और PMK की संयुक्त सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु में एक और जहां अमित शाह भाजपा के पक्ष में प्रचार में जुटे थे, वहीं राज्य में एक राजनीतिक हलचल कांग्रेस DMK गठबंधन को लेकर भी चल रही थी। DMK और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर तो लगी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी भी फिरा। जहां कांग्रेस 40 से ज़्यादा सीटों के लिए उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब फार्मूला उजागर हुआ तो DMK ने महज 25 विधानसभा सीटें ही कांग्रेस के लिए छोड़ी। राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं और यहां एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। यह मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ AIADMK गठबंधन और DMK गठबंधन के बीच है। मित्रों, एयरपोर्ट पर जब अवैध सोना मिला, CM ऑफिस ने कस्टम पर दबाव बनाया था या नहीं बनाया था? हाँ और ना। और बनाया था तो क्यों बनाया था? ED और कस्टम के अधिकारियों पर हमला हुआ, इसकी आपने डिटेल जांच कराई है क्या? हाँ या ना? मित्रों, ये सारे सवाल के जवाब सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी। सार्वजनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठते हैं, उन्होंने पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने जीवन में। आरोप लगाने से कोई बात समाप्त हो नहीं जाती। आपने आरोप लगाया, इसलिए सार्वजनिक सभा में केरल की जनता और देश की जनता के सामने आज मैंने कुछ सवाल रखे हैं। मैं आशा करता हूं सार्वजनिक जीवन की जो अपेक्षाएं होती है, जो परिपाटी है, उसके अनुरूप कल आप इसका जवाब देंगे। अलीगढ़ के पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात लोकेंद्र नाम के सिपाही का थाना गांधी पार्क इलाके के दुबे पड़ाव होटल रॉयल क्लासिक के रूम में फांसी के फंदे पर सब लटकता हुआ मिला। इस पर पुलिस महकमे में और होटल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिपाही की उम्र करीब 25 वर्ष है। आपको बता दें कि सिपाही मूल रूप से आगरा का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने सिपाही के शव को फंदे से उतारकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। होटल स्वामी प्रशांत ने बताया कि सिपाही पिछले कई दिनों से होटल में ठहरा हुआ था। सिपाही के बैग में चाकू अन्य सामान मिला है। पुलिस के सभी अधिकारी होटल के अंदर जांच पड़ताल करके जा चुके हैं। SP सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि होटल रॉयल क्लासिक में दुबे के पड़ाव के पास, मीनाक्षी पुल के पास जो स्थित है, वहाँ पे एक किसी ने सुसाइड किया। तो पुलिस मौके पे पहुंची और ये जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे उससे ये पता लगा कि ये एक सिपाही है लोकेंद्र सन ऑफ राम भरोसी और जो कि आगरा का रहने वाला है और जो कि जनपद अलीगढ़ में तैनात था पुलिस कमांड जो कंट्रोल रूम है उसमें।
नगर निगम के। और मौके पे पहुंच के पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ बॉडी को कब्जे में लिया है और बॉडी को अभी मोर्चरी भिजवाया जा रहा है और जो क्या कारण रहे क्या नहीं है इसके बारे में भी जांच की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष क्या किस लिए यहाँ आप लोग आए धरना प्रदर्शन? आज हम सारी आंगनबाड़ी पूरे जिले की आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकत्रित हुए हैं अपने महिलाओं के बारे में जानने के लिए, इस सरकार की व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के बारे में। हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जो सहायता समूह वालों को हमारी बहनों का खाद्यान्न दे दिया गया है, वो रिसीविंग वो करती हैं, रजिस्टर हम बनाते हैं, हमारी बहनें बनाती हैं, 2-2 बार रिसीविंग होता है, कुछ मिलता है खाद्यान्न, कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वो आंगनबाड़ियों के ही रिसीविंग से उठाया जाए खाद्यान्न। हमारी ये मांग है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें उस खाद्यान्न को उठाएं, चूँकि रजिस्टर सब कुछ मेंटेन करना उनका काम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यदि वो 65 साल के होते हुए मोदी जी वो समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, तो क्या 62 साल और 65 साल की हमारी आंगनबाड़ी बहनें जिनको रिटायरमेंट किया जा रहा है, हम मानदेय पर हैं, मानदेय पर रिटायरमेंट होता नहीं है, तो हमको रिटायर कर रहे हैं, उधर कहते हैं लोग कि ये समाज सेविका हैं, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता, तो हमको क्यों नहीं समाज सेविका बनकर बना रहने दें, क्यों नहीं हमको काम करने दे रहे हैं। तब तक हमको, जब तक मेरा हाथ पैर काम कर रहा है मेरी बहनों का, तब तक उनको काम करने दें। जांच करवा ले, जो बहन का हाथ पैर नहीं काम कर रहा है उनको कुछ पेंशन उनसन दे करके उसको निकाल दें और हम ड्यूटी करें। जो नहीं काम करने लायक है उनको निकाल दिया जाए, जो काम करने लायक है उनको काम करने दिया जाए। तमाम सारी बातें हैं। हम लोगों को बहुत खेद है कि 2 महीने का मानदेय काट दिया गया। कभी इस बार जुलाई और अगस्त का हम कोरोना काल में ड्यूटी किए, फिर भी हमारा 2 महीने का मानदेय काट दिया गया। क्या हमारी आंगनबाड़ी पूरे प्रदेश का कटा है? क्या इतना धनाशेष थी योगी जी को और किसी का पैसा काटने का मौका नहीं मिला? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 62 वर्ष आंगनबाड़ी महिलाओं को बिना पेंशन ग्रेच्युटी दिए से निवृत्त कर दिया गया है। इन्हें अन्य राज्यों की भांति पेंशन ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्ति तक लाभ दिया जाए और हर 5 साल बाद इंक्रीमेंट का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों से किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। इसे जल्द किया जाए। इसलिए महिला दिवस आज है 8 तारीख, इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि सरकार बहुत अनदेखी कर रही है और महिलाओं का बहुत शोषण कर रहे हैं। 62 साल में रिटायरमेंट कर दिए हैं बगैर कुछ दिए, और इस तरह से 62 साल सेवा करके महिला कहाँ जाएंगी। और एक नियम निकाल दिए हैं कि जैसे जैसे 62 साल पूरा होगा सबको निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम आज सरकार के विरोध चेताने आए हैं कि वो एक तरफ कहते हैं कि महिला जो है महिला का सम्मान करते हैं, दूसरे तरफ वो महिला का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे बहुत नाराज हैं और बहुत दुखित हैं कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके साथ में एक समूह सखी को लगा दिए हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है, उनके साथ में ड्यूटी करना है, जो कि एकदम झगड़ा का विषय बना हुआ है। न तो सही ढंग से काम हो पा रहा है, न सही ढंग से चल पा रहा है। इसका भी हम विरोध करते हैं, खाद्यान्न वितरण का भी हम विरोध करते हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर ये सरकार बनने वाले नहीं हैं। ये सरकार के हम लोग विरोधी हैं। इनके विरोध में हम लोग का नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक छात्र ने अपने ही टीचर को गोली मार दी। इस घटना में टीचर की जान तो बच गई, लेकिन वह घायल है और अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि टीचर का नाम सचिन त्यागी राधेश्याम है, जो सरस्वती विहार कॉलोनी के पास कृष्णा विद्या निकेतन स्कूल में कॉमर्स पढ़ाते हैं। दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद सचिन त्यागी बाइक से अपने घर जा रहे थे। स्कूल से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर स्कूटी सवार 4 युवक आए और उन्होंने सचिन त्यागी पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। वहीं शिक्षक सचिन त्यागी ने कहा कि 12वीं का छात्र क्लास में दूसरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। ऐसे में उन्होंने उसे डांट दिया। डांट से नाराज छात्र ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शिक्षक पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि डांटने से नाराज छात्र ने शिक्षक को सबक सिखाने की ठान ली थी। छात्र ने क्लास में ही शिक्षक को बाहर निकलते ही अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी एक ही गांव के हैं। उनके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी ग्रामीण डॉक्टर ईरज राजा का कहना है कि शिक्षक की तहरीर पर छात्र और उसके साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया गया है। थाना मुरादनगर क्षेत्र से एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें सचिन त्यागी, जो कि एक स्कूल में टीचर हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उनके ही स्कूल का एक लड़का है, उनके 12वीं क्लास में जो पढ़ता है, मयंक चौधरी, कुछ क्लास में इन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी सुनी हुई थी। जिसके बाद मयंक चौधरी जब ये स्कूल से अपना वापस जा रहे थे सचिन त्यागी, तो मयंक चौधरी ने इनके ऊपर अपने कुछ साथियों के साथ, वो था 3 साथियों के साथ, और इनके ऊपर फायरिंग की, जिससे इन्होंने बताया कि ये घायल हुए हैं। बाकी मेडिकल करवाया जा रहा है और तहरीर ले ली गई है। उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर शहर की प्रियंका जायसवाल का बीमा क्षेत्र में नाम जाना माना है। सरकारी नौकरी छोड़कर प्रियंका ने चुनौतीपूर्ण काम चुना और बेहतरीन काम करके पुरस्कार भी प्राप्त किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। आपको बता दें कि शाहपुर गीता वाटिका निवासी प्रियंका जायसवाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियर रही, फिर सरकारी शिक्षक बन गई, काम चलने लगा, लेकिन प्रियंका को कुछ संतुष्टि नहीं मिली। प्रियंका ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद बीमा क्षेत्र में भविष्य संवारने का फैसला किया। बीमा अभिकर्ता बनकर काम शुरू किया और ऊंचाइयों पर पहुंच गई। कोरोना संकट के बीच प्रियंका ने अभूतपूर्व काम करके सम्मान हासिल किया। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ बीमा अभिकर्ता के रूप में चुनी गई हैं। सामान्य तौर पर यह क्षेत्र पुरुषों का माना जाता है, लेकिन अपनी कार्यकुशलता से प्रियंका ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। गुरुग्राम जाकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी की। प्रियंका का कहना है कि बीमा अभिकर्ता के रूप में काम करना निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। चुनौतीपूर्ण काम में पिता प्रियव्रत और मां अनीता जायसवाल का अच्छा सहयोग मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली हुई। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए रैली में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने तृणमूल सहित कांग्रेस वाम गठबंधन पर पश्चिम बंगाल विरोधी रवैया अपनाने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य में भाजपा सरकार का गठन होते ही असूल परिवर्तन शुरू होगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक दिया। राज्य में भाजपा की बढ़ती चुनौती के बीच तृणमूल को एक और झटका इसी मैदान पर लगा, जब रुपहले पर्दे के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। ये घटनाक्रम प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले हुआ, जिसने दीदी की मुश्किलें बढ़ा दी। तृणमूल कोटे से कभी सांसद रहे मिथुन दा ने भी इसे सपना सरीखा करार दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड चोलो रैली को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल सहित कांग्रेस वाम गठबंधन पर पश्चिम बंगाल विरोधी रवैया अपनाने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य में भाजपा सरकार का गठन होते ही असूल परिवर्तन शुरू होगा। कोलकाता में प्रधानमंत्री गरज रहे थे तो सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी पदयात्रा कर लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही थीं। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर पलटवार किया और भरोसा जताया कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल ही सत्ता पर काबिज होगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनावी दुदुम्भी बजते ही राज्य की सत्ता की दौड़ में शामिल राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप दिलचस्प हो चला है। अपनी जीत की दावों के साथ भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस वाम दल का गठबंधन चुनावी किस्मत आजमाने जनता के बीच उतरा है। 27 मार्च से शुरू होकर मतदान 8 चरणों में होंगे और नतीजे 2 मई को। साथियों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यानी जब कोई असफलता में, डर में, खीज में गुस्सा करता है तो उस गुस्से से उसका मोह, विचलन और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। इस गुस्से में मुझे भी क्या क्या कहा जा रहा है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी, इतना गुस्सा क्यों? दीदी, इतना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी? कोथाए कोथाए गाल दो। ये तो राग केनो दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। मथुरा में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में करीब 51 माताएं और बहनें कलशों को अपने सिर पर रखकर चल रही थी। उनके आगे बैंड की मधुर ध्वनि पर सैकड़ों भक्त नाचते, झूमते, गाते हुए चल रहे थे। यहाँ पर हमारा महादेव जी का मंदिर है, जय श्री द्वारकेश्वरनाथ महादेव जी। उसका हर वर्ष धूमधाम से महोत्सव किया जाता है। इस बार सभी कॉलोनी वासियों की राय थी कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाए। वो आयोजन आज दिनांक 7 तारीख से प्रारंभ हुआ है। सुबह 10 बजे कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ में बहुत धूमधाम से माता और बहनों के साथ कलश लेकर के निकाली गई। और अब कलश यात्रा के बाद दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारे पंडित जी श्री राजेश जी अग्निहोत्री द्वारा भागवत का वाचन किया जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है ज़्यादा से संख्या में लोग पधारें। कलश यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर भक्तों ने स्वागत किया। ये हमारा द्वारकेश कॉलोनी एवं जयश्री कॉलोनी में 15वां शिवरात्रि महोत्सव का कार्यक्रम होता है जी। उसके अंतर्गत इस बार हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है जी। कथा वाचक हमारे पंडित जी श्री राजेश अग्निहोत्री जी हैं, जो कथा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन का भागवत का कथा है। यह प्रोग्राम हम दोनों कॉलोनी वासी, जयश्री कॉलोनी एवं द्वारकेश कॉलोनी निवासी द्वारा किया जा रहा है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज के दौर में महिलाएं समाज, शिक्षा, राजनीति और अर्थशास्त्र समेत तमाम क्षेत्रों में कहां तक पहुंच गई हैं। उनकी कामयाबी के जश्न के तौर पर पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जा रहा है। हालांकि जीव को जन्म और उसे आकार देने वाली महिला का सम्मान करने के लिए महज किसी एक दिन की जरूरत नहीं, लेकिन इस दिन के जरिए महिलाओं को उनका हक, उनकी प्रतिभा और उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान देने के लिए जागरूक किया जाता है। वक्त आज कितना भी बदल गया हो, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली असमानता आज भी चिंता का सबब बनी हुई है। लिहाजा इस दिन को मनाकर ये कोशिश की जाती है कि महिलाओं के हुनर और उनके योगदान को पूरे सम्मान से स्वीकारा जाए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महिलाएं हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा है। भारतीय महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट भूमिका के साथ उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में महिला पुलिस ही दिखेगी। इसका मकसद महिला सशक्तिकरण और महिला पुलिस को उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान देना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिमाचल महिला पुलिस की अलग झलक शिमला के रिज मैदान में भी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो अनेक अनुभव सुने हैं यहाँ पे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्रा जी का, इंडियन बैंक की सीईओ एंड एमडी सुश्री पद्मजा चंद्रो जी का, यहाँ पर अपने अपने फील्ड में जो काम किए हैं 4 ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने नारी गरिमा और नारी स्वावलंबन का एक नया संदेश दिया है। सुश्री रवि रंजना पाल जी ने, श्रीमती आरती राणा जी ने, सुश्री प्रियंका गोस्वामी जी ने और श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जी ने। ये अपने आप में एक मानक है। हम कार्य की परिधि को न देखें, छोटा हो या बड़ा हो, व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम, उसकी विराटता का अनुभव छोटे से कोई बड़ा होता है। एक बीज जब बीज होता है तो बीज के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको समाज और सृष्टि पल्वित पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाती है तो एक बड़ा वृक्ष बनता है। अपनी छाया से, अपने मीठे फलों से समाज को लाभान्वित करता है। और मुझे लगता है कार्य की शुरुआत भी छोटे से होती है, लेकिन उसका स्वरूप व्यापकता लिए हुए आगे बढ़ता है, बशर्ते समाज उसी रूप में अपने आप को तैयार कर सके। आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हम सब इसके प्रति जागरूक होंगे। हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, समाज भी, और यहाँ पर आए हुए जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वह भी सकारात्मक भाव के साथ उसको लेकर के चले। नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी समस्या का समाधान नकारात्मकता नहीं हो सकती। नकारात्मकता हमारी ऊर्जा का ह्रास करता है। नकारात्मकता हमें गलत दिशा की तरफ लेके जाता है। एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी हुई, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ी हुई अन्य तमाम प्रकार के संगठन भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। यहाँ पे महिला आयोग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं सभी से इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे सभी लोग अपने अपने फील्ड में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ अगर जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है यह कार्यक्रम इन सभी की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर से अपने माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उन सब के प्रति मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद स्तर पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके कार्यों को भी महत्व मिलना चाहिए। हमने प्रत्येक जिला प्रशासन से, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है, हर जनपद में भी ऐसे लोगों को, हर कोई एक बार नहीं लाया जा सकता, सभी को एक साथ नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इस साल, कुछ को अगली बार, कुछ को अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मानित करेंगे तो वह सम्मान उन कार्यक्रमों को एक नई दिशा देने में सहभागी बन सकता है। और ये हर एक जनपद में भी कार्यक्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैनपुरी के एक मैरिज होम में करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। जानकारी होने के बाद मैरिज होम में खलबली मच गई। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दरीबा निवासी फरमान का निकाह आगरा की आरजू के साथ हुआ था। बुधवार को आगरा रोड पर BM गार्डन में दावत ए वलीमा का कार्यक्रम चल रहा था।
दोनों परिवारों के लोग रिश्तेदार कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी बीच स्टेज पर रखा एक बैग वहां से चोरी हो गया। पहले तो बैग की काफी तलाश की जाती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे तो लोगों के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर जेवर और नकदी से भरा बैग लेकर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। चोर ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के साथ लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। चोर इसी दौरान स्टेज पर चढ़ा और वहां रखा बैग लेकर चलता बना। हैरानी की बात यह है कि किसी की भी नज़र उस चोर पर नहीं पड़ी। बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर के साथ एक संदिग्ध साथी भी है। फरमान के परिजनों के अनुसार बैग में करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर और रिश्तेदारों द्वारा दिए गए शगुन के लिफाफे भी थे। मामले को लेकर चौकी इंचार्ज का कहना है कि फुटेज को देखकर चोर की तलाश की जा रही है। देखिए, वीडियो जब वायरल हुआ तब पुलिस को संज्ञान में आया और परिजनों से हम लोग भी संपर्क करने की कोशिश किए हैं। हालांकि परिजन अभी शादी में व्यस्त थे। बताया गया कि वो अभी अलीगढ़ गए हुए थे, आज अभी आ रहे हैं। उनसे तहरीर प्राप्त करके और अग्रेतर विधिक कार्रवाई। संभल में किशोर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के पास गन्ने के खेत में किशोर का शव पड़ा मिला है। हमारे सहयोगी लायक राम कुशवाहा की रिपोर्ट है कि थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी देवेंद्र का 12 वर्षीय बेटा नीरेश रविवार को अचानक घर से गायब हो गया था। नीरेश के पिता कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। घर पर माँ और एक छोटी बहन है। शाम को जब नीरेश वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने मासूम की तलाश शुरू की। सोमवार को 11 बजे के करीब गांव खऊपुरा के पास गन्ने के खेत में उसका शव पड़ा मिला। मौके पर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी पहुंच गए। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए और शव की शिनाख्त नीरेश के रूप में की गई। नीरेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चल सका है।